नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। भूगोल अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हमारा आज का पहला सवाल है, प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, परपोषित शंकु। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म और तरल मैग्मा ऊपर उठता है, लेकिन धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों और नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। इनका निर्माण धरातल की सतह के नीचे होता है, जिसमें लैकोलिथ, डाइक, सिल आदि परपोषित शंकु का निर्माण धरातल की सतह के ऊपर होता है। ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार होने से उसमें फटन हो जाने के कारण ज्वालामुखी की मुख्य छोटी या नली से छोटी छोटी उपशाखाएं निकलकर मुख्य शंकु के लगभग बराबर हो जाती हैं और इन्हें परपोषित शंकु के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, गोंडवाना भूभाग के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था कब। तो सही जवाब होगा आपका जुरैसिक युग में, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत में भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी है। तो भ्रंश से होकर बहने वाली नदियों में प्रमुख होती है नर्मदा और तापी नदी। तो यहाँ पर तापी नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा बी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है। तो सबसे ज़्यादा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि गोंडवाना क्रम। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिद्धांत और प्रतिपादकों के नाम दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यहाँ पर आपका सही होगा प्रगामी तरंग सिद्धांत मरे। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत मरे का नहीं बल्कि विलियम हवेल का है। आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया था। सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, ए.एन. स्ट्रॉलर। आपको यहाँ पर बता दें, हार्टन विधि का प्रतिपादन हार्टन ने किया, सरिता खंड विधि का प्रतिपादन स्ट्रॉलर ने किया और श्रीव विधि का प्रतिपादन श्रीव ने किया था। और इसमें अगर देखें तो ये सभी सरिता श्रेणीकरण की अलग अलग विधियां हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में, नदी अपहरण की अधिक संभावना कब होती है। तो नदी अपहरण की संभावना तब ज़्यादा होती है जब किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होता है। आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है, किसने किया है। तो सही जवाब होगा आपका जोली ने किया है, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर आपको सही कथन का चयन करना है। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, जीर्णावस्था अधिकतम उत्क्रम माप एवं न्यूनतम ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नांकित में से कौन एक भ्रंश से संबंधित है। तो भ्रंश से संबंधित कौन है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, ग्रैबेन। भ्रंशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरार घाटी जो है, ये एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है, तो इसे ही रिफ्ट घाटी या ग्रैबन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको गलत सुमेल बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, होम्स ने तापीय चक्र सिद्धांत नहीं बल्कि होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी। पहले होगा जलप्रपात नदी, उसके बाद वेदिकाएं विसर्प रोधिकाएं, फिर उसके बाद होगा गोखुर झीलें।
तो इस तरह से आंसर आपका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है टॉलस। आपको बता दें कि लहर, लैपली, ट्रेफा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं, जबकि टॉलस का निर्माण भूमि सर्पण के अंतर्गत चट्टानों के टुकड़ों में धंस करके धीरे धीरे टूटने या एकत्रीकरण द्वारा होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, किसी शुष्क प्रदेश में बहुत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बनी निक्षेपित आकृति क्या कहलाती है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, बजादा इसको कहा जाता है। स्पेसिफिक टर्म्स हैं, ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स को आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसको याद न रख के बल्कि आप इसको समझने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, कोपेन द्वारा भारत के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु कहाँ पर मिलती है? तो आंसर आपका होगा गंगा के मैदान में, विकल्प संख्या सी। आपको हमने जब क्लास पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको हमने पूरा तरह से क्लियर किया था कि कहाँ पर CWG होगा, कहाँ पर AW होगा, AMW होगा, तो एटसेट्रा एटसेट्रा आपको बताया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो ध्रुवों का भ्रमण जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी। हम आपको यहाँ पर बता दें, प्लेट विवर्तन सिद्धांत में ध्रुवों के भ्रमण का वर्णन नहीं किया गया है। यह सिद्धांत जो है वो 20वीं शताब्दी के प्रधान दशक में अभिकल्पित महाद्वीपीय विस्थापन नामक संकल्पना से विकसित हुआ है और 1960 के दशक में जब नवीन साक्ष्यों की खोज की गई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से किसने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, बर्कनीज ने किया था। यहाँ पर आपको जानना आवश्यक है कि सबसे पहले फिट्जरॉय ने 1863 में बताया कि चक्रवात का आविर्भाव यानी कि उत्पत्ति दो अलग अलग प्रकार की वायु राशियों के मिलने से होता है। नेपियर शाह और लम्फर्ट ने बताया कि चक्रवातों की उत्पत्ति विभिन्न दिशाओं से हवाओं के केंद्र की ओर प्रवाहित होने के कारण होती है। बर्कनीज महोदय ने 1914 से 1918 के बीच में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत को वर्तमान में मान्यता भी प्राप्त है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित भारतीय चट्टान क्रमों के सही कालानुक्रम को नीचे दिए गए कूट से चुनिए। यहाँ पर आपको कुड़प्पा, गोंडवाना, धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टानों का क्रम दिया गया है। आपको सही सही इसको सुमेलित करना है, किसका क्रम किसके बाद आएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यहाँ पर सही होगा 3142। क्वेश्चन नंबर 19 में है, सूर्यास्त के समय को गोधूली प्रकाश परिणाम किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, सौरविक प्रकाश के प्रकीर्णन का। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या सी। यहाँ पर आपको बता दें, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा आदि प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन मुख्य रूप से वर्णनात्मक होता है। जब अदृश्य कणों का व्यास विकिरण तरंगों से छोटा होता है तो इस तरह लघु तरंगों का प्रकीर्णन सर्वाधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो आंसर आपका होगा, बहुत आसान सा सवाल है, विकल्प संख्या बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब यहाँ पर होगा विकल्प संख्या डी, धरातल के पास शुष्क हवा की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में से कौन सी सुस्पष्ट आकृतियां हिमनदीय स्थलाकृति पर पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, ड्रमलिन, यारडंग, लटकती घाटी और बालुका तट। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि क और ग, यानी कि ड्रमलिन और लटकती घाटी।
जब हिमनदी की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती हैं। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं। यह उल्टी नाव की तरह दिखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, पक्षाभ मेघ लगभग कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, करीब करीब 8 से लेकर के 14 किलोमीटर के बीच में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 और 2 को मैच करवाना है। एक तरफ आपको सिद्धांत और दूसरी तरफ आपको प्रवर्तक दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर मैच करवाने के बाद विकल्प संख्या ए, यानी कि 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 25 में है मोह असंबद्धता के बीच का सीमांकन तल क्या होता है? सही जवाब होगा यहाँ पर आपका विकल्प संख्या ए, परपटी और प्रवार के बीच में, यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में। अगला सवाल है 26, समुद्र तल पर मानक वायु दाब कहाँ होता है? मानक वायु दाब कितना होता है? तो मानक वायु दाब जो है वो होता है 113.25 मिलीबार। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 27 में है सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक तरफ महाद्वीप और दूसरी तरफ आपको शीतोष्ण घास स्थल के मैदान दिए गए हैं। तो मैचिंग करवाने के बाद आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 28 में है पद भेड़ पीठ शैल या रॉस मुटॉन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो आंसर यहाँ पर होगा सही आपका विकल्प संख्या सी, हिमनदीय प्रक्रिया से। रॉस मुटान या पद भेड़ पीठ शैल हिमनदीय प्रक्रिया है। हिमानीकृत क्षेत्रों में कुछ ऐसी हिम अपर्दित शिलाएं होती हैं जो सुदूर से देखने पर ऐसी प्रतीत होती हैं रॉस मुटान मानो कोमल ऊन वाली भेड़ बैठी हो। सन 1904 में डी सासर महोदय ने इस प्रकार के टीले को नाम दिया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक के वनस्पति क्षेत्रों का क्रम पहचानिए। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, सेल्वा, समाना, टैगा और टुंड्रा। क्वेश्चन नंबर 30 में है अपनी अवस्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों से अलग हैं? तो यहाँ पर आपको जलधाराएं दी गई हैं, आपको बताना है सबसे अलग कौन है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका विकल्प संख्या सी, गिनी धारा। क्वेश्चन नंबर 31 में है स्थलाकृति जो नदी अपर्दन एवं निक्षेप के सम्मिलित कार्यों से निर्मित होती है वह कौन सी है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, गोखुर या चाप झील। विसर्पण करती हुई नदी गोखुर झील का निर्माण करती है। विसर्पण के निर्माण के लिए प्रौढ़ नदी में इतना अवसाद होना चाहिए कि नदी निक्षेप के साथ ही कुछ क्षैतिज अपर्दन भी कर सके। क्वेश्चन नंबर 32 में है भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से तात्पर्य क्या होता है? तो भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द का मतलब होता है समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है हिमानीकृत घाटियाँ क्या होती हैं? तो हिमानीकृत घाटियाँ जो होती हैं वो खड़े पार्श्व और चौड़ी तली वाली होती हैं। आंसर यहाँ पर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है सामान्य अपर्दन की वृद्धावस्था से संबंधित विशिष्ट स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि संप्राय मैदान, डेल्टा और मोनेडनाक। यहाँ पर आपको बता दें कि नदी की वृद्धावस्था में अपर्दन शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है और निक्षेपण प्रमुखता से होता है। इस अवस्था में संप्राय मैदान, मोनेडनॉक एवं डेल्टा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में है नदी द्वारा अधिकतम अपर्दन उस क्षेत्र में होता है जहाँ जल की, अब यहाँ पर आपको जल की गहराई के बारे में बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका विकल्प संख्या डी, प्रवाह गति तीव्र होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि तीव्र गति से प्रवाहित होती हुई नदी अधिकतम अपर्दन करती है। नदी की अपर्दन शक्ति का मतलब होता है नदी का वेग, यानी कि उसके सीधा उसके
संबंधित होता है। अगला सवाल है 36, वायु अपर्दन। वायु द्वारा अपर्दन की सामान्य प्रक्रियाएं क्या होती हैं? तो वायु द्वारा अपर्दन की सामान्य प्रक्रियाओं में घर्षण, अपवहन और सन्निघर्षण आता है। आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? तो ज्वालामुखी उद्गार के लिए प्रमुख कारण होता है भूगर्भ में मैग्मा की उत्पत्ति। तो भूगर्भ में मैग्मा की उत्पत्ति आवश्यक होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भूगर्भ में दबाव और रेडियो सक्रियता, खास करके रेडियो सक्रिय पदार्थों की मौजूदगी की वजह से ताप में वृद्धि होती है। दबाव कम होने पर चट्टानें तेजी से पिघलती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं और धरातल को तोड़कर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है, विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी प्रधानता पाए जाते हैं कहाँ पर? तो ये आपको पता है, आसान सा सवाल है, प्रशांत महासागर के चारों ओर। विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 39, पर्वत जो भूद्रोणियों से संबंधित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि वलित या फोल्डेड माउंटेन। लंबे अपेक्षाकृत सकरे और उथले सागर को भूसन्नति या भूद्रोणी कहा जाता है। वलित पर्वत की उत्पत्ति का संबंध भूसन्नति से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, जलवायु का प्रकार जो अपनी अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में प्राप्त करता है वो कौन सा है? तो सही जवाब होगा आपका यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 41 में है, शैलों में रूपांतरण की प्रक्रिया परिवर्तित कर देती है। किसको परिवर्तित करती है? आंसर आपको यही बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, बलुआ पत्थर को क्वार्टजाइट में। अब आपको यहाँ पर बताना है कि चूना पत्थर परिवर्तित होती है संगमरमर में, शैल जो है वो स्लेट में होता है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में होता है और ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में है, एकमात्र पवन जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, पछुआ पवन उनको कहा जाता है जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं। 43 में है, निम्नलिखित स्थल रूप एवं अपर्दन कारकों का शुद्ध युग्म कौन सा होगा? तो यहाँ पर सही मेल जो है वो है आपका यूगेन, पवन से निर्मित होने वाली स्थलाकृति है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि गॉर्ज जो है इसको महाखंड भी कहते हैं। इसके अपर्दन का कारण नदियाँ होती हैं। निलंबी घाटी हिमानी से, यूगेन पवन से और क्षिप्रिका नदी से अपर्दित होने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है, 1000 मीटर ऊंचाई पर किसी स्थान पर तापमान 26.50 डिग्री सेल्सियस आलेखित किया गया तो सागर तल का तापमान क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। अतः सागर के तापमान की अगर हम लोग बात करें तो 26.5 माइनस आप करेंगे यहाँ पर 6.5 डिग्री सेल्सियस को, तो आंसर आपका हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 45 में है, अंतर पर्वतीय पठार का प्रमुख उदाहरण तिब्बत का पठार जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है उसका नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका विकल्प संख्या बी, हिमालय और कुनलुन। क्वेश्चन नंबर 46 में है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। यहाँ पर आपको स्थलाकृतियाँ और उसकी बनने की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, आपको मैच करवाना है। सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर मैच करवाने के बाद विकल्प संख्या, सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका मैच करवाने के बाद विकल्प संख्या सी हो जाएगा यहाँ पर सही, 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 47 में है, तथ्य जो प्रतिचक्रवात से संबंधित नहीं है। तो प्रतिचक्रवात से संबंधित होने वाला कौन सा कथन इसमें से नहीं है वो आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, वृत्ताकार समदाब रेखाओं के केंद्र में न्यून वायु दाब। क्वेश्चन नंबर 48 में है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मौसम किस प्रकार का होता है?
तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी वाला विकल्प, शीतल और परिवर्तनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में है, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं के आगमन का सही अनुक्रम क्या है। तो भूगोलवेत्ताओं के आगमन का सही अनुक्रम आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी। यहाँ पर आपको बताते हैं कि हम्बोल्ट 1769 टू 1859 थे, रीटर जो है 1779 टू 1869 थे, रिस्थोफेन जो थे वो 1833 टू 1905 तक थे, और रेडसेल 1844 से 1904 के बीच में रहे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, बर्गेस के अनुसार केंद्र से बाहरी सीमा तक नगरों के संकेंद्रित क्षेत्रों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि सीबीडी संक्रमण क्षेत्र, श्रमिक गृह क्षेत्र, और उसके बाद आवासीय क्षेत्र, फिर उसके बाद होगा अभिगमन क्षेत्र। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि नगरों की संरचना और उसके विकास के सिद्धांत के रूप में सबसे पहली संकल्पना शिकागो के समाजशास्त्री थे, उनका नाम था बर्गेस। इन्होंने 1920 के दशक में प्रस्तुत किया था। संकेंद्रित क्षेत्रों के सही अनुक्रम की बात करें तो सीबीडी संक्रमण क्षेत्र आएगा, उसके बाद श्रमिक गृह क्षेत्र, फिर उसके बाद आवासीय क्षेत्र, उसके बाद अभिगमन क्षेत्र। और बर्गेस के अनुसार नगर की आंतरिक संरचना की 5 संकेंद्रीय पेटियां पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, फिर संक्रमण का क्षेत्र, उसके बाद स्वतंत्रता का क्षेत्र, फिर उसके बाद अच्छे आवास का क्षेत्र, और सबसे अंत में उन्होंने रखा था संचरण का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 51 में है, जनसंख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों या मॉडलों में से कौन एक ओर आधुनिकता तथा दूसरी ओर प्रजननता तथा मृत्यु दर में ह्रास के बीच आवश्यक संबंध होने की अवधारणा प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, जननांकिकी संक्रमण मॉडल। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको 2 सूची दी गई है, सूची 1 और 2 को मैच करवाना है। तो मैच करवाने के बाद आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 53 में है, नगरों के आकार और उनके कोटिक्रम के बीच नियमितता का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो होगा आरबॉक, विकल्प संख्या डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये नगरों के आकार और उनके कोटिक्रमों के बीच नियमितता का सबसे पहली बार उल्लेख आरबॉक ने किया। कोटि आकार नियम किसी प्रदेश में नगरीय बस्तियों का उनके आकार के अनुसार वितरण के प्रतिरूप का सही चित्रण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 54 में है, महासागरीय जल में लवणता अधिक होगी कहाँ पर। तो महासागरीय लवणता कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर वाष्पीकरण वर्षा से जहाँ पर अधिक होगी वहाँ पर, यानी कि तापमान जो है आप जानते हैं कि लवणता तापमान के साथ सीधा सीधा संबंध रखती है। जहाँ पर ज़्यादा तापमान ज़्यादा वाष्पीकरण होगा वहाँ पर लवणता की मात्रा भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55, जिस अक्षांश पर वार्षिक आतप यानी कि सूर्यातप या इंसोलेशन की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है वह स्थान कौन सा होगा। तो सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 56 में है, प्रवाल वलय यानी कि एटॉल का विकास उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा महाद्वीपों से दूर खुले सागर में होता है। ऐसे सवालों के लिए आपको एटॉल यानी कि प्रवाल के विकसित होने के लिए प्रमुख जो दशाएं होती हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटी का प्रमुख कारण क्या होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका पृथ्वी का घूर्णन, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 58 में है, सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्य तौर पर बढ़ता है घटता है। तो आंसर आपका हो जाएगा घटता है, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 59 में है, बढ़ती हुई गहराई के साथ सागर नितल पर उच्चावच प्रारूपों का सही क्रम क्या होगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, और उसके बाद होगा गहन सागरीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 60 में है, वह जलधारा जिसकी मौसम के साथ दिशा बदलती है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी आपका उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं, जो कि 6 महीने इनकी दिशा अलग और 6 महीने अलग होती है।
क्वेश्चन नंबर 61 में है, सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग हरमट्टन कहते हैं। विकल्प संख्या यहाँ पर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में है, सुनामी मुख्य तौर पर उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो आंसर यहाँ पर होगा अंतः समुद्री भूकंपों के द्वारा उत्पन्न होती है। विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 63 में है, नार्वेस्टर यानी कि काल बैसाखी नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में कब होता है? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, जनवरी फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 64 में है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे अधिक छिछला है? तो सबसे ज़्यादा छिछला सागर है पीला सागर यानी कि पीत सागर। क्वेश्चन नंबर 65 में है, निम्नांकित में से कौन दक्षिणी अंध महासागर की धाराओं के भूमध्य रेखा से वापस आने के अनुसार सही क्रम है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि 4 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 66 में है, निम्न में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन अन्य से भिन्न है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, पश्चिमी पवन प्रवाह यानी कि ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 67 में है, भारत में निम्नलिखित वनस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि सॉल। क्वेश्चन नंबर 68 में है, इबोनी और महोगनी वृक्ष किससे संबंधित हैं? तो इबोनी और महोगनी वृक्ष जो हैं वो संबंधित हैं अनवर्ती सदाबहार वनों से। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। विषुवत रेखी या अयनवर्ती जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री अक्षांशों और दक्षिण में पाई जाती हैं। यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान और वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन मिलते हैं, जिनमें रबर, एबोनी, महोगनी, चंदन, सिनकोना और गटापार्चा मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया गया था किसके द्वारा? तो आंसर यहाँ पर होगा आपका सी वाला यानी कि हॉर्लॉन बैरोज ने किया था। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में ये सवाल कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 में है, प्रकृति एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए लाब्लास ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक संकल्पना की परंपरा का उदाहरण दिया था उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है पेज। विकल्प संख्या यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि ब्लास ने अपने पुस्तक टेबला डी ला जियोग्राफी डी ला फ्रांस प्रकाशित किया था। यह भूगोल की साहित्य में एक उत्तम योगदान था। इसके बाद उन्होंने उसकी प्रकृति में ब्लास ने टेबलो यानी कि फ्रांस के पठार में भौतिक और मानव लक्ष्यों के समग्र मिश्रण किया। उसने पेज के संश्लेषण का प्रयास किया जो एक प्रादेशिक इकाई थी। पेज अपनी मृदा और जल आपूर्ति के कारण अपनी विशेष कृषि और कस्बे के लोगों की आवश्यकताओं की मांग के आर्थिक विशिष्टीकरण का संभव हुआ था। अगला सवाल है 71 में, निम्नलिखित प्रदेश समूहों में से भारत में किसमें साक्षरता दर का सही अवरोही क्रम है? तो यहाँ पर आपको सही जवाब मिल जाएगा विकल्प संख्या बी में। पहले केरल होगा, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 72 में है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं शामिल किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, स्थानिक। क्वेश्चन नंबर 73 में है, ऋतु प्रवास संबंधित है किससे? तो ऋतु प्रवास का संबंध पाया जाता है लोगों के अपने पशुओं सहित घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से घाटी में ऋतु अनुसार जाने से होता है। 74 में है, निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि पशुचारण। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको 2 सूचियां दिया गया है प्राणी के प्रकार और उनकी आयु। तो इसको आपको मैच करवाना है। मैच करवाने के बाद आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 76 में है, जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है? तो जनसंख्या भूगोल का
जनक जो है वो GT त्रिवार्था को माना जाता है। बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न में से किस मरुभूमि में स्थित है? तो बुशमैन कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं? तो वो कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। आंसर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में है, उदयपुर की जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो उदयपुर की जावर खाने जो हैं वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको सूची दिया गया है, सूचियों को मैच करवाना है। मैच करवाने के बाद आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए 1423। क्वेश्चन नंबर 80 में है, भारत में लैटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 81 में है, भारत में कच्चे ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कच्चा ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो राजस्थान में होता है। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत मैच बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि बृहद प्राकृतिक प्रदेशों में संकल्पना चोरले। आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको असुमेल बताना है। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि JC वीवर फसल विविधता प्रदेश। आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 में है, घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला का संबंध जो है वो है तांबा से। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। आपको बताते चलें कि झारखंड प्रदेश में सिंहभूम, छोटा नागपुर, हजारीबाग तांबे के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। सिंहभूम क्षेत्र से राज्य का अधिकांश तांबा प्राप्त होता है। यहाँ 130 किलोमीटर क्षेत्र में विश्वत पेटी में मेशाबानी, घाटशिला और घोसी की खानें स्थित होती हैं। अगला सवाल है 85, शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो शंकुधारी वन जहां पर पाए जाएंगे वहां पर पॉडजॉल प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रमुखतः कच्चा माल प्राप्ति क्षेत्रों के निकट स्थापित होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जो सिद्धांत है न्यूनतम लागत परिवहन लागत सिद्धांत, उसके अनुसार आपको आंसर बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए वाला लौह इस्पात। क्वेश्चन नंबर 87 में है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी घाटी पर नहीं बसा है? तो नदी घाटी पर नहीं बसा है तो वो है भोपाल। विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 88 में है, नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती हैं कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा आपका कटक शिखरों पर। विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 89 में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी समुद्र तट के नगरीय प्रतिरूप के वर्णन के लिए मेगापोलिस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा जीन गॉटमैन। विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 90 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर आपको सुमेलित कथन बताना है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, वर्तमान की खाड़ी म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 91 में है, टेलीग्राफ पठार कहाँ पर है? तो टेलीग्राफ पठार आपको बताना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, उत्तरी अटलांटिक कटक में। क्वेश्चन नंबर 92 में है, विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, बैकाल झील। यहाँ पर आपको बता दें कि बैकाल झील पहले स्थान पे आती है, रूस में है। उसके बाद चाड है, फिर उसके बाद है टिटिकाका झील, उसके बाद है निकारागुआ। ये निकारागुआ में ही स्थित है, जबकि टिटिकाका जो है वो पेरू और बोलीविया में स्थित है। आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में है, चिन्ना या चिन्ना भी कहा जाता है, ये कृषि कहाँ पर मिलती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, श्रीलंका में। यह एक स्थानांतरण प्रकार की कृषि है।
हुआंगहो नदी कहाँ पर गिरती है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, चिहली की खाड़ी में गिरती है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि हुआंगहो नदी चीन की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। अपने मार्ग बदलने के कारण यह नदी प्रसिद्ध है, जो कुनियन पर्वत से निकलकर चीन सागर के चिहली की खाड़ी में गिरती है। इसी तरह से आप देखते हैं कि बिहार में शोक कहा जाता है कोसी नदी को। फिर उसके बाद जितने भी इस तरह की नदियां आती हैं, जैसे दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95 में, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है? यहाँ पर नगर आपको बताना है कौन दजला और फरात के संगम पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, बसरा। क्वेश्चन नंबर 96 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुद्रिक मार्ग विश्व का व्यस्ततम मार्ग है? ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र। अगला है, जापान में जलपोत निर्माण के प्रधान केंद्र कौन से हैं? तो जापान में जलपोत निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है याकोहामा और वाकोहामा। आंसर हो जाएगा सी। 98 में आपको दो सूचियां दी गई हैं। सूची 1 को 2 के साथ मैच करवाना है। मैच करवाने के बाद आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या डी, 4321। क्वेश्चन नंबर 99 में है, सिंगरेनी कोयला खान कहाँ पर स्थित है? तो सिंगरेनी कोयला खान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो गोदावरी घाटी में स्थित है, और ख़ास करके इसमें देखेंगे तो झारखंड पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला, गोदावरी घाटी में। 100 में है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो सहारा मरुस्थल के क्षेत्रों में जो प्रवाहित होने वाली गर्म हवाएं होती हैं उसको हम लोग सिराको कहते हैं। आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 101 में है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन एक अनुषंगिक पत्तन होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पर? तो आंसर होगा आपका विकल्प संख्या सी, मुंबई का। कयाल का मतलब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 102 में। तो कयाल का मतलब होता है कि केरल के लैगून झीलों को, केरल में स्थानीय तौर पर इसको हम लोग कयाल के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 103 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, रामगुंडम तमिलनाडु में। तो आंसर ये हो गया आपका सी। रामगुंडम जो है वो तमिलनाडु में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है। आंसर हो जाएगा सी। 104 में है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। विकल्प बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 में है, टिहरी बांध निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध की जो लोकेशन है वो है भागीरथी और अलकनंदा नदी पर। आंसर यहाँ पर आपका डी वाला सही हो जाएगा, भागीरथी और भिलंगना। क्वेश्चन नंबर 106 में है, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा होती है। 107 में है, परिवहन नेटवर्क के अनुक्रमिक विस्तार का सुझाव देने वाले परिवहन मॉडल का प्रतिपादक कौन है? तो सही जवाब होगा आपका बी, टॉफे, मोरिल और गोल्ड। विकल्प संख्या बी। 108 में है, किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा पूर्ववर्ती सीमाएं। विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 109 में है, कार्यात्मक प्रदेश का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, अंतरक्रिया के क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 110 में है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। पुलिकट जो है वो राजस्थान में नहीं है बल्कि ये आंध्र प्रदेश में है। सही जवाब हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 111 में है, भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथनों को पढ़ेंगे, सही जवाब आप ढूंढेंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा ए। 1 और 4 सही है, 2 और 3 यहाँ पर गलत हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 112। यहाँ पर भी आपको
दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करवाना है। मैच करवाने के बाद जो है आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 113 में है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में कृषि अत्यधिक भरोसा रहित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, दक्षिणी भागों में उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश का दक्षिण भाग बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। यह भाग पठारी और अनिश्चित वर्षा वाला क्षेत्र है। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई सुविधाएं विकसित करना यहाँ काफ़ी कठिन काम है, इसलिए इस क्षेत्र में कृषि के लिए अधिक भरोसा रहित माना जाता है। यहाँ पर कृषि बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। मैदानी भाग होने के कारण बाकी सभी क्षेत्र वर्षा और सिंचाई की सुविधाओं से संपन्न माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक ल्यूकर मान द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ल्यूकर मान ने कौन सा यहाँ पर कथन दिया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका भूगोल एक अंतर विषयक विज्ञान है, ल्यूकर मान का मानना था। क्वेश्चन नंबर 115 में आपको लेखक और उनके प्रमुख योगदान का नाम दिया गया है, दोनों को मैच करवाना है। आंसर यहाँ पर आपका, इसको आप मैच करवाएंगे तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए वाला यानी कि 4 1 3 2। क्वेश्चन नंबर 116 में है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। भूगोलवेत्ता और देश दिया गया है, कौन से भूगोलवेत्ता किस देश से संबंधित रहे? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी। जब आप इसको मैच करवाएंगे तो सही जवाब आपका सी होगा यानी कि 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 117 में है, निम्नलिखित में से भूगोल के किस एक उपागम ने अर्थव्यवस्था, समाज एवं राजनीति के साकल्यवादी यानी कि होलिस्टिक दृष्टिकोण पर बल दिया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, अतिवाद। क्वेश्चन नंबर 118 में है, उस भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहने वाले हैं हेरोडोटस, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 119 में है, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं का निम्न में से कौन सा सही तैथिक क्रम है यानी कि तिथियों के अनुसार उनका सही क्रम क्या होगा? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, पहले 2 आएगा उसके बाद 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 120 में है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भूगोल में गणितीय भूगोल शब्दावली का किसने प्रयोग किया था? तो सही जवाब होगा नेविन एम फेनमैन ने, विकल्प संख्या डी यहाँ पर आपका सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 121 में है, निम्नलिखित में से किस मानचित्र प्रक्षेप पर बृहद वृत्त एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका मर्केटर प्रक्षेप द्वारा, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 122 में है, डिग्री पत्रक का विस्तार होता है कहाँ से कहाँ तक? तो सही जवाब होगा 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 123 में है, क्लाइमोग्राफ में उच्च सापेक्ष आर्द्रता और उच्च आर्द्र बल्ब तापमान प्रदर्शित करता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी यानी कि उमसदार जलवायु को। क्वेश्चन नंबर 124 में है, आयु और लिंग संरचना को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा आरेख सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या सी, पिरामिड आरेख। अगला और आज के हमारे इस अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल है, नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्रों में। यहाँ पर आपको बताना है कि मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र में दिन के समय तापमान अधिक हो जाता है जबकि रात के समय तापमान अधिक कम होता है, यानी कि दिन में ज़्यादा तापमान और रात में बहुत कम, जिस कारण से इन क्षेत्रों में उच्चतम वार्षिक तापांतर बना रहता है, यानी दिन और रात के बीच के ताप में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो ये था हमारा 125 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगले अभ्यास सीरीज के साथ हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।